मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो बायोलॉजी में हम लोग जो है स्केलेटन पढ़ रहे थे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे। तो स्केलेटन सिस्टम में हम लोगों ने दोनं प्रकार के स्केलेटन पढ़ लिया था, एपेंडिकुलर्स और एक्सियल, जिसमें एपेंडिकुलर्स में कितनी हड्डियां थी? 126। ये वाली हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस। ये वाली हड्डी ह्यूमरस है। और ये इससे एक्सियल से जुड़ती है तो कौन सी हड्डी जुड़ रही है? क्लेविकल। कौन सी? क्लेविकल और स्कैपुला। पीछे कौन सी हड्डी है? ये स्कैपुला। ठीक है, तो ऐसे करके हमने हड्डियों के नाम याद कर लिए थे। और एक्सियल में कितनी हड्डियां हैं? 80 हड्डियां। एक्सियल जो कि एक तरीके से हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, मुख्य ऑर्गन्स हैं, उनको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड को हो, चाहे मस्तिष्क को हो, ठीक है, चाहे आप हार्ट की बात करो, चाहे लंग्स की बात करो, सबको सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये हड्डियां जो है, जो इनमें जॉइंट्स भी होता है। देखा है आपने जो है कि जहाँ जहाँ जॉइंट्स वहाँ से हमारी शरीर के अंग जो है मुड़ जाते हैं। ठीक है, शरीर के अंग मुड़ जाते हैं। लेकिन अब जैसे ये हाथ है, अब ये इधर ही मुड़ रहा है, एक ही तरफ मुड़ रहा है, नीचे नहीं मुड़ रहा है। ऐसे पैर है, पीछे को मुड़ रहा है, आगे को नहीं मुड़ रहा है। तो लेकिन हमारा गर्दन है, चारों तरफ मुड़ रहा है, ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कमर भी मुड़ पूरा घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये कौन सी बला है जो ये शरीर के कुछ अंग जो है मुड़ जाए? जैसे अंगूठा है, आप इसे घुमा सकते हो, और बाकी उंगलियां इस तरीके से नहीं घूमेंगी, इस तरीके से पूरा हाथ घूमेगा। अंगूठा आप ऐसे घुमा सकते हो। तो ये कौन कौन से जॉइंट्स हैं हमारे शरीर में जो ऐसे हरकतें हम कर पाते हैं? तो आज हम लोग जॉइंट्स का ही अध्ययन करेंगे, जॉइंट्स का। और जॉइंट्स शरीर में जो है हड्डियों के जॉइंट्स के लिए दो मुख्य टर्म्स हैं, उनको याद रखना। जैसे लिगामेंट, एक शब्द क्या है? लिगामेंट। हमने शायद पहले ही बता दिया था। लिगामेंट जॉइंट, हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाले जॉइंट को क्या कहते हैं? लिगामेंट। बोन्स से बोन्स को जोड़ने वाले जॉइंट को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। और जब हड्डी से जो है क्या जुड़े? मसल्स जुड़े, मांसपेशियाँ जुड़ती है। जब हड्डी से मांसपेशियाँ जुड़ती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको टेंडन कहते हैं। मांसपेशी से यानी मसल्स को जोड़ने वाली, बोन से मसल्स को जोड़ने वाली हड्डी, वो जॉइंट क्या कहलाता है? टेंडन। टेंडर नहीं, क्या है? टेंडन। कंडरा कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। और लिगामेंट को स्नायु कहते हैं। लिगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। तो दो चीज़ आपको याद रखना है, जॉइंट्स। अब जैसे मसल्स, जैसे ये हड्डी है हमारी, फीमर वाली हड्डी है। ये कौन सी हड्डी है? फीमर वाली, सबसे लंबी हड्डी है। अब फीमर की हड्डी के चारों तरफ जो है मसल्स जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए? इस तरीके से मसल्स जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये मसल्स चिपटा हुआ है। ठीक है, मसल्स चिपटा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है आपका? टेंडन। ये क्या कहलाता है? टेंडन। और इसी प्रकार से हमारे लिगामेंट वो कह रहा हूँ, ये हमारे यहाँ इससे बात करो। यहाँ पे जो है ये कौन सी हड्डी है? रेडियस और अल्ना। और ये कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस। तो इन दोनों हड्डियों को जोड़ने वाली जॉइंट क्या कहलाएगी? स्नायु या लिगामेंट। ये हड्डी से हड्डी को जोड़ रहा है ना, हड्डी से हड्डी को जोड़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? लिगामेंट। लेकिन हड्डी के ऊपर जो मसल्स लगे हुए हैं, मसल्स को जोड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेंडन कहते हैं। ये चीज़ याद रखना है। तो ये दो मुख्य शब्दावलियाँ थी। अब हम लोग जॉइंट्स में पढ़ेंगे जो बोन्स की जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन या बोन्स की। तो ये 3 प्रकार के होते हैं मोस्टली। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इमूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो बिल्कुल अचल हैं, मुड़ते नहीं हैं, किसी भी तरीके से वहाँ से जॉइंट से क्या है जो है वो अचल है, मुड़ेगा नहीं। ऐसे जॉइंट्स से, जैसे दांत है, दांत क्या हिल रहा है क्या? जहाँ से जुड़ा हुआ है। अब दांत हिलने लगेगा तो समझ जाओ बुढ़ापा आ गया है। दांत हिलने लगे तो समझ जाओ बुढ़ापा आ गया है। तो ऐसे जॉइंट्स को फाइब्रियस जॉइंट्स भी कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स को जो है अचल जॉइंट्स या इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, जो अचल है यानी स्थिर है। ऐसे जॉइंट्स स्थिर होते हैं। और ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं, रेशेदार जॉइंट होते हैं। ऐसे जॉइंट क्या होते हैं? रेशेदार होते हैं।
तो रेशेदार जॉइंट्स होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हमारे स्कल का, खोपड़ी का, जो हमारे स्कल है जिसमें 8 ब्रेन होती है ना, उसके क्या नाम है, क्रेनियल। क्रेनियल में कितने ब्रेन, कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8। तो इस तरीके से हमारी जो है ये क्या है, जो है क्रेनियल है, क्रेनियल ऐसे इस तरीके से है, ठीक, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। और इसमें ये जॉइंट्स जो हैं, ये जॉइंट्स, ये कैसे जॉइंट्स हैं, अचल है, इमूवेबल है। 8 हड्डियां हैं ना, तो 8 हड्डी जुड़ी होंगी ना आपस में, तो 8 हड्डी जुड़ी हैं, तो इस प्रकार की जोड़ कैसे है, फाइब्रस जॉइंट्स हैं। कैसे जॉइंट्स हैं, फाइब्रस। और ऐसे जॉइंट्स को सूचर कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स को क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स को क्या कहते हैं, सूचर। तो हमारे जो स्कल है, यानी खोपड़ी की जो हड्डी है जिसमें हमारा ब्रेन है, जिसको क्रेनियल कहते हैं, तो क्रेनियल में जो 8 जॉइंट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, इमूवेबल है। और किससे जुड़े, इनके जोड़ को क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचर। अब क्या क्रेनियल की हड्डी हम हिला सकते हैं क्या, नहीं हिलेगी, इनके जॉइंट्स हिलेंगे नहीं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अचल। क्या बोलते हैं, अचल, अचल संधि। क्या बोलते हैं, अचल संधि। जॉइंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, संधि, जोड़, संधि, जोड़। तो ये हो गया। और दूसरा क्या, स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल का मतलब होता है बहुत, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, हल्का मूवमेंट होगा, तो उसको बोलेंगे स्लाइटली मूवेबल। और या इम्परफेक्ट जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट। और तीसरा है फ्रीली मूवेबल या परफेक्ट जॉइंट। ये पूर्ण, ये पूरी तरीके से मुड़ जाता है, पूरी तरीके से यहाँ से जॉइंट। तो ये बीच का जॉइंट्स है, ये इस तरीके से अचल भी नहीं है। रेशेदार फाइब्रस जॉइंट की तरीके से ये अचल भी नहीं है, और परफेक्ट जॉइंट यानी फ्रीली मूवेबल के तरीके से या साइनोवियल जॉइंट्स की तरीके से ये पूरी तरीके से घूमता भी नहीं। तो इसको इसीलिए कहते हैं अपूर्ण जो संधि। कैसी संधि, अपूर्ण संधि, या इम्परफेक्ट जॉइंट्स, या इसको स्लाइटली मूवेबल कहते हैं। और इसमें जो है कार्टिलेज का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहते हैं। इसमें मतलब कार्टिलेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस जॉइंट्स में कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज कौन सी, उपास्थि, जो है मुलायम हड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो हड्डियाँ होती हैं उनके ऊपर से आवरण जहाँ जॉइंट्स होता है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर आप देखोगे रिब्स की हड्डी, जो हमारी 12 एक तरफ 24 रिब्स हैं, पसलियों की हड्डी है, ये मतलब फ्रीली है, मतलब फ्रीली मूवमेंट भी नहीं करती हैं और इस तरीके से स्थिर भी नहीं है। जैसे हम सीना फुलाते हैं ना, तो फूल जाता है हमारा सीना, तो वहाँ की हड्डियाँ भी जो है थोड़ा सा हवा भरती है तो फूलता है। इसीलिए तो ईश्वर ने नीचे की 2 हड्डियों को क्या कर रखा है, फ्री कर रखा है, उसको जॉइंट नहीं किया है स्टर्नम से। कल पढ़ाया था ना मैंने, ये एक हड्डी जो आगे की है जिससे रिब्स जुड़े हुए हैं उसको क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, जिसमें 7 हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं और बाकी की 3 हड्डियाँ 7 हड्डियों में जुड़ी हुई हैं और 2 हड्डियाँ फ्लोटिंग हैं, जुड़ी नहीं है जो आगे के स्टर्नम से। तो इसलिए जो है हम हवा भरते हैं और ये हमारा फूल जाता है। तो ये इस टाइप के रिब्स इसी टाइप के जो है स्लाइटली मूवेबल में है। रिब्स किस में है, स्लाइटली मूवेबल। और इसी प्रकार से हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कहते हैं। तो ये भी जो है आपकी, इसको पूरी तरीके से आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो कि आप चाहो तो जैसे ऐसे हाथ घुमा रहे हो इस तरीके से पूरी जो है रीढ़ की हड्डी घुमाने लगो, अंदर ही अंदर घूम जाएगा क्या, नहीं घूमेगा, लेकिन मुड़ता है। आप तभी तो आप इस तरीके से झुक जाते हो, पीछे को झुक जाते हो। यानी रिब्स की हड्डियों में जो कितनी हड्डियाँ थी, एक वयस्क में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, रिब्स कह रहा हूँ, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी 26 और एक शिशु में 33। तो वो सब क्या होते हैं, जॉइंट्स ही हैं, एक एक जॉइंट्स हैं हड्डियों के, तो तभी तो वो मुड़ती हैं। जैसे आप स्प्रिंग देखते हो ना, स्प्रिंग इस तरीके से स्प्रिंग को मोड़ देते हो, उसी तरीके से हमारे जो है वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियां हैं, वो जगह जगह जॉइंट्स हैं, 26 जॉइंट्स हैं, तभी तो हम जो है इस तरीके से मोड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है ये सब जॉइंट्स दोनों रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम की जॉइंट्स कैसे हैं, कार्टिलेगियस हैं। और इनमें जगह जगह क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं, उपास्थि पाई जाती हैं, तभी तो थोड़ा सा उसमें लोच होता है, मुड़ जाती हैं। तो ये इम्परफेक्ट जॉइंट होती हैं, अपूर्ण जॉइंट होती है, पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं होता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फ्रीली मूवेबल। हमारे शरीर के ज़्यादातर हिस्सों में ये जॉइंट्स पाए जाते हैं, जिसको परफेक्ट जॉइंट कहते हैं। ये पूर्ण जॉइंट है, ये कैसा है, पूर्ण संधि है, या इसको साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स में एक साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है, साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है। और इसी साइनोवियल द्रव्य
के कारण ही जो है, जैसे ग्रीस नहीं होता है, ग्रीस भाई जब कोई पार्ट्स होता है, जंग लग जाता है तो उसमें जो है मिस्त्री क्या डाल देता है, ग्रीस डाल देता है या ऑयल डाल देगा, ऑयलिंग कर देता है, फिर मूवमेंट करने लगता है। ऐसे हमारे शरीर में भी ऑयल्स हैं, ग्रीस हैं, जिसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल द्रव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, साइनोवियल लिक्विड कहते हैं या साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड्स पाए जाते हैं हमारे जॉइंट्स पे, जहाँ जहाँ पर वो जॉइंट्स जो है फ्रीली मूवेबल होते हैं, वो पूरी तरीके से मूवमेंट करते हैं। जैसे हाथ मूव कर रहा है कि नहीं, पैर मूव कर रहा है, पूरा अच्छी तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। गर्दन को मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ऊपर नीचे पूरा मोड़ रहे हैं। तो ये सब अब, लेकिन ये 5 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। परफेक्ट जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट आपने अक्सर नाम सुना होगा बॉल एंड सॉकेट का, जो है इसमें एक सॉकेट होता है, एक क्या होता है, सॉकेट, गड्ढा नुमा एक सॉकेट होता है। इस तरीके से सॉकेट होता है ना, ऐसे एक सॉकेट होता है, और इसमें एक ऊपर ऐसे हड्डी एक जाएगी और ऊपर इसके क्या होगा, बॉल होगा, ऊपर क्या होगा, बॉल होगा, जो उसमें फिक्स रहेगा, उसी में फिक्स हो जाएगा जा करके। तो ऐसे जो है बॉल एंड, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट वाली जो है जॉइंट्स। कौन सी जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि इसमें जो है एक सॉकेट है। सॉकेट जैसे सॉकेट में हम वो डाल देते हैं ना, पिन डाल देते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो सॉकेट क्या है, गड्ढा ही तो होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सॉकेट है, गड्ढा है, गड्ढे नुमा हड्डी है, और उसमें एक बॉल नुमा जो है हड्डी फिक्स है। तभी तो, जब फिक्स होगी तभी तो मूवमेंट करेगी, तभी तो वो मूव करेगा इस तरीके से। और इसी में क्या भरा हुआ है, साइनोवियल द्रव। यहाँ क्या भरा है, साइनोवियल द्रव। और जब बुढ़ापे में आते हैं ना, यह द्रव हो जाता है, सूख जाता है। कहते हैं शरीर की, मतलब जॉइंट्स की जो है ग्रीस सूख गया है, गाँव में कहते हैं नहीं, अब इसको क्या हो गया, गठिया रोग हो गया है। अब हड्डी खटर खटर लड़ रही है, ग्रीस सूख गया, और इसमें कार्टिलेज पाया जाता है, उपास्थि पाई जाती है, उपास्थि खत्म हो जाती है रगड़ते रगड़ते, बुढ़ापे में बन नहीं पाता है उतना, तो फिर यही फिर हड्डी खट्टे पट्टे करने लगती है, जॉइंट्स लड़ने लगते हैं, टकराने लगते हैं, तो बीमारी हो जाती है। अभी बीमारी आगे पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से बॉल एंड सॉकेट पाया जाता है, और इसे जो है ये मोस्टली आपको कहाँ मिलेगा, कंधे और कूल्हे में। कंधा में हमने देखा था, ये जो हड्डी थी ये कौन सी, ह्यूमरस हड्डी आकर के इस जो है क्लेविकल से जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी, क्लेविकल से, और पीछे स्कैपुला से। तो यहाँ पर अब देखो, ये हाथ पूरा हमें से घुमा ले रहे हैं कि नहीं, तो ये बॉल एंड सॉकेट है, यहाँ कहाँ घुसी हुई है, बॉल एंड सॉकेट। क्लेविकल में जो है, क्लेविकल सॉकेट का काम करता है, और जो हमारी ये ह्यूमरस की हड्डी है वो जो है बॉल के रूप में है। आगे जा करके इस तरीके से हड्डी चली गई है, ऐसे लंबी, ऊपर जो है बॉल नुमा इस तरीके से है, और सॉकेट में, स्कैपुला के सॉकेट में आप घुस गई है जा करके। तो अब स्कैपुला के सॉकेट में ही एक जो है एक हड्डी और घुस गई है, वो उसमें क्लेविकल के सॉकेट में एक स्कैपुला भी घुस गई है, पीछे की स्कैपुला। तो 3 जॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 3 हड्डियों का ये श्रृंखला है। तो जोड़ का मतलब क्या होता है, एक या एक से अधिक हड्डियों का, मतलब 2 या 2 से अधिक हड्डियों के जहाँ पर संधियाँ होती हैं, जॉइंट होते मिलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। तो कंधा और कूल्हे की हड्डी देखने को मिलती है। अब कूल्हे में जो कमर वाली हड्डी, इसको कूल्हा बोलते हैं ना, तो कमर वाली हड्डी में ये फीमर वाली हड्डी आकर के पेल्विक से मिलती है। कहाँ मिलती है, पेल्विक से मिलती है ना। तो पेल्विक जो है सॉकेट का काम करता है, पेल्विक किसका काम करता है, सॉकेट का, और फीमर जो है बॉल का काम करता है, फीमर की हड्डी। तो कुछ इस तरीके से, जैसे ये क्या है, ये जो है आपका पेल्विक वाली हड्डी हो गई, और ये फीमर वाली हड्डी हो गई। और तभी तो हम इस तरीके से जो है मतलब मोड़ पा रहे हैं, ये पूरा घूम जा रहा है हमारा, जो है वहीं से राउंड हो रहा है ना। आप इमेजिन करो इस तरीके से, जो है सॉकेट में रख दो कोई गोल गोल चीज़, तो घुमाओ, चारों तरफ घूमेगी कि नहीं, तो ऐसे ही घूमे। तो ये बॉल एंड सॉकेट। और जब बॉल एंड सॉकेट छोटे होते हैं, अविकसित होते हैं, पूरे तरीके से विकसित नहीं होते, तो उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट्स। क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट्स छोटे छोटे बॉल एंड सॉकेट्स होते हैं, अविकसित होते हैं, पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। अब जैसे हमारा अंगूठा है, घूम रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं घूम रहा है, पूरी तरीके से नहीं घूम रहा है, तो ये अविकसित जो है बॉल एंड सॉकेट है। इसमें ये जो है, ये वाली हड्डी कौन सी हड्डी कहलाती है, मेटाकार्पल्स। ये वाली हड्डी मेटाकार्प। तो मेटाकार्पल में धंस गई हमारी अंगूठे की हड्डी, और यहीं पर छोटे छोटे बॉल एंड सॉकेट है, यहीं पर क्या है, छोटा बॉल एंड सॉकेट है, इसी की वजह से हम अंगूठा को इस तरीके से घुमा, तभी तो कहते हैं अंगूठा दिखा रहा है, अंगूठा दिखा रहा। अब अंगुली इस तरीके से, और अंगुलियाँ इस तरीके से नहीं घूमेंगी पूरी तरीके से, लेकिन अंगूठा आसानी से घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बॉल एंड सॉकेट है, लेकिन सैडल है। जॉइंट्स कैसा है, सैडल जॉइंट्स है, जो कि अंगूठा जो है मेटाकार्पल्स पे आकर के मिलती है, मेटाकार्पल्स पे। अब अगला है हिंज एंड जॉइंट्स। तीसरे क्या है, हिंज एंड जॉइंट्स। जैसे दरवाजा है, अब दरवाजा क्या जो है
चारों तरफ खुल रहा है क्या? एक तरफ खुलता है ना, तो एक तरफ खुलता है तो इसको कब्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्जा। तो दरवाज़ा कब्जे में फिट है ना, तो इसी को हिंज कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंज। तो कब्जे नुमा जो ज्वाइंट होता है शरीर में, उसको क्या बोलते हैं? हिंज ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट। अब हिंज ज्वाइंट हमारे जो है हाथों में है। कहाँ पर है? कोहनी। इसको हाथ वाली जो है घुटने को क्या कहते हैं? कोहनी। अब ये देखो कब्जे की तरीके से एक ही तरफ मुड़ रहा है ना, नीचे मोड़ो ना, ऐसे ज़बरदस्ती ताकत लगा के मोड़ो, टूट जाएगा, कट से यहीं से टूट जाएगा। तो ये कब्जे की तरीके से, दरवाजे की कब्जे की भांति है हमारी ये जो है ये कोहनी वाली ज्वाइंट्स। तो कोहनी वाली ज्वाइंट्स को क्या बोलते हैं? हिंज ज्वाइंट्स। कौन सी ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट। और इसी प्रकार से घुटने वाली ज्वाइंट्स, पैर के घुटने वाली ज्वाइंट्स, ये भी जो है हिंज ज्वाइंट्स है। ये भी पीछे मुड़ेगा, पीछे पूरा मोड़ लो, लेकिन आगे जो है नहीं मोड़ सकते हो। आगे अगर कलाकार भी मोड़ेगा, जो अपने शरीर को पूरे तरीके से लोच बना लेते हैं, तो उसका भी नहीं मुड़ेगा, टूट जाएगा। ज़बरदस्ती करोगे तो क्या हो जाएगा? खट से टूट जाएगा जो है घुटने से। तो ये दो ज्वाइंट्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? घुटने में और कोहनी में। तो इसको क्या बोलते हैं? कब्जे वाली ज्वाइंट या जो है हिंज ज्वाइंट। और इसके अलावा हमारी अंगुलियों के पोर में भी ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं। जो अंगुलियां हैं, ये देखो, ये अब ये इसको इधर से ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं ना, लेकिन पीछे मोड़ो, पीछे ज़्यादा मोड़ोगे तो टूट जाएंगी। पीछे मतलब यहाँ से जो गांठ है यहाँ से तो मुड़ेगी ही नहीं, जो गांठ है यहाँ से मुड़ेगी ही नहीं। तो ये लेकिन आगे से पूरी मुड़ रही है। तो ये भी कैसे ही हो गई? अंगुलियों की पोर कैसी हो गई? हिंज ज्वाइंट हो गया। कैसे ज्वाइंट हो गया? हिंज ज्वाइंट हो गया। ठीक है, तो ये तीसरे प्रकार की ज्वाइंट। और चौथे प्रकार की ज्वाइंट है पाइवोट ज्वाइंट। कौन सी ज्वाइंट? पाइवोट ज्वाइंट। अब ये ज्वाइंट जैसे आपने देखा होगा, भैंसिया का खूंटा देखा है कि नहीं? भैंस का खूंटा देखा है ना, तो खूंटा गाड़ देते हैं, फिर भैंस उसमें बंधी बंधी मछड़ाती रहती है चारों तरफ, फिर धीरे धीरे खूंटा हिलने लगता है, लेकिन उखड़ता नहीं है क्योंकि गहराई में गाड़ा गया है, लेकिन उसमें हल्का सा गैप हो गया है, तो वो खूंटा चारों तरफ घूमता है कि नहीं घूमता है? तो वही पाइवोट ज्वाइंट हमारे गर्दन में पाई जाती है। चारों तरफ घूम रहे हैं ना खूंटे की तरीके से, ऐसे उखड़ेगा नहीं, लेकिन ये उखड़ेगा नहीं, तो भैंसें उखड़ करके जो है जाती नहीं। तो ऐसे पाइवोट ज्वाइंट जो है आपको कहाँ मिलेगी? गर्दन में। जो हमारी खोपड़ी को ज्वाइंट करता है इस तरीके से, जो है ये हमारी खोपड़ी है, स्कल है, और जो है ये दांत हो गई, 32 हो गई, और इसी में एक ज्वाइंट है ये जो हमारी क्या आई है? रीढ़ की हड्डी, यहीं से जो है चला है। तो ये सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एटलस। क्या कहलाता है? एटलस पर्वत से याद कर लो। तो एटलस घुस गया है जा करके किस में? जो है खोपड़ी में। एटलस कहाँ घुस गया है? खोपड़ी में। और इस खोपड़ी का जो सबसे यहाँ जबड़े वाली जो हड्डी है, जिसको क्या कहते हैं? मैंडिबल। तो मैंडिबल के पास में एक जो है सॉकेट टाइप का है, गड्ढा है, उसी में हमारी ये खूंटी घुसी हुई है, एटलस खूंटी घुसी हुई है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? पाइवोट ज्वाइंट्स। इसी को क्या बोलते हैं? पाइवोट ज्वाइंट। तो पाइवोट ज्वाइंट हमारे गर्दन और खोपड़ी को जोड़ता है, गर्दन और खोपड़ी को जोड़ता है, तो इसको पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। खूंटी वाली ज्वाइंट। कौन सी ज्वाइंट? खूंटी वाली ज्वाइंट। और पांचवा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। अब ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स में क्या होती हैं कि हड्डियां जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। अब जैसे जो है आपका ये कार्पल्स और मेटाकार्पल्स की हड्डियाँ, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स की हड्डियाँ, ऐसे ऐसे, तभी तो हम ये पूरा मोड़ पा रहे हैं। ये हाथ पूरा ऐसे मोड़ ले रहे हैं। इस तरीके से हम जो है नमाज पढ़ सकते हैं, और इस तरीके से मतलब इनको ज्वाइंट कर सकते हैं। पानी चुल्लू भर करके पानी ऐसे पढ़, अगर ये मुड़े ना, अगर इसमें हड्डियाँ आपस में चढ़े ना, तो फिर इसको मोड़ नहीं सकते हैं। तो पहले हम लोग ऐसे चुल्लू बनाकर पानी पीते थे ना, तो ये ऐसे इसी की बदौलत। तो कौन सी हड्डी? ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स है। हाँ, इसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स या स्लाइडिंग ज्वाइंट्स भी कह सकते हो। तो ये स्लाइड हो जाती हैं हड्डियाँ, क्या हो जाती हैं? स्लाइड्स हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो ऐसी हड्डियाँ जो है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में पाई जाती हैं। अब ये जैसे ये यहाँ पर ये कार्पल्स है ना, तो कार्पल्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। कार्पल्स में 8 हड्डियाँ हैं। तो ये 8 हड्डियाँ जो है छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं, और जब हम घुमाते हैं तो ये इधर उधर मूवमेंट करती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो इसे ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स कहते हैं। कौन से ज्वाइंट्स कहते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो इस तरीके से ये फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स थे, परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट्स थे, और ये 5 प्रकार के थे। तो इस तरीके से शरीर के सारे हमने क्या पढ़ लिए? ज्वाइंट्स पढ़ लिए। शरीर के हमने सारे क्या पढ़ लिए? ज्वाइंट्स। अब ज्वाइंट्स पे कुछ बीमारियां लगती हैं, और हमारे जो है बोन्स में कुछ बीमारियां होती हैं, तो उन बीमारियों का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें कोई दिक्कत? टेंडन किसको कहते हैं? टेंडन, टेंडन, टेंडन किसको किसको जोड़ता है? मांसपेशियों को हड्डी से।
वही प्रश्न इन्हीं सबसे पूछा जाता है। हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाली जो है जॉइंट क्या कहलाती है? टेंडन कहलाती है। क्या कहलाती है? टेंडन। तो दो और जॉइंट बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट, बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट। अब हड्डियों से संबंधित कुछ रोग हैं। हड्डियों से संबंधित हम लोग कुछ रोग के बारे में, अस्थि रोग देखेंगे। अस्थि रोग में जो है दोनों प्रकार के रोग, आप हड्डियों में भी रोग होते हैं और जॉइंट्स में भी रोग होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जॉइंट डिजीज। जॉइंट डिजीज जिसको जो है आपको जो है गठिया रोग के नाम से भी जाना जाता है, या इसको अर्थराइटिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अर्थराइटिस। अर्थराइटिस आपने नाम सुना होगा अर्थराइटिस का। तो इसी को क्या कहते हैं? अर्थराइटिस। यानी जो संधि रोग है, जो जॉइंट्स डिजीज है, उसी को क्या कहते हैं? अर्थराइटिस। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अर्थराइटिस मुख्य रूप से 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। रूमेटाइड, एक तो होता है रूमेटाइड जो है अर्थराइटिस, और एक होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, और एक होता है गाउट। एक क्या होता है? गाउट। तो 3 प्रकार के अर्थराइटिस होते हैं, रूमेटॉइड और जो है ऑस्टियो अर्थराइट और गाउट। अब ये तीनों में थोड़ा थोड़ा बेसिक अंतर है, फ़र्क है। ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज से होता है। ऑटो इम्यूनो डिजीज ये इसको कहते हैं, ऑटो इम्यूनो डिजीज। हमारे शरीर में जो है इम्यून सिस्टम होता है। क्या पाया जाता है? इम्यून सिस्टम पाया जाता है, जो स्वयं जो है हमारे शरीर को जो है क्या करता है, मतलब बीमारियों से लड़ता रहता है, भगाता रहता है। तो इसमें इम्यून क्या करता है? जो हेल्दी सेल्स हैं उनको मारता रहता है। हड्डियों में जो हेल्दी सेल्स हैं उनको क्या करता है? मारता रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। यानी जो हेल्दी सेल्स हैं उनको हड्डियों में क्या करता है? ये किल करता है, मारता है। अब जब मारेगा तो जॉइंट्स में क्या हो जाता है भाई? वहाँ पर सेल्स ख़त्म होते हैं, तो जॉइंट में क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। जॉइंट में सूजन आ जाता है। तो जॉइंट में सूजन आने के कारण जो है पेन होता है, शरीर में पेन होता है। तो ऐसे बीमारी को कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। कौन सा अर्थराइटिस? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मेनली क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जो स्वयं अपनी ही कोशिका को स्वयं ही, हमारी इम्यून सिस्टम स्वयं ही जो जॉइंट्स की कोशिकाओं को उनको क्या कर देता है? नष्ट करता है। तो नष्ट करने से जॉइंट्स में सूजन आ जाते हैं, और सूजन आने से दर्द होता है, भयंकर पेन होता है जॉइंट्स में। तो ऐसे जॉइंट्स दर्द, ऐसे जो अर्थराइटिस को क्या कहते हैं? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और ये ज़्यादातर आनुवांशिक हो सकता है, यानी दादा बाबा को रहा हो, मतलब जो है ये एक वंश से दूसरे वंश में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है। या फिर शरीर मोटापा ज़्यादा हो शरीर में, तो मोटापा होने पर भी इस टाइप के अर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। या ज़्यादा जो है स्मोकिंग करता हो व्यक्ति, तो उसे भी होने की संभावना रहती है। या फिर इन्वायरमेंट वहाँ का कुछ इस तरीके से हो, इन्वायरमेंट जो है अनुकूल ना हो, ख़राब हो, पर्यावरण शुद्ध ना हो, तमाम प्रकार के धुएँ और तमाम प्रकार के धक्कड़ जो है शरीर में जा रहा हो, तो इस तरीके से हमारे शरीर में इस प्रकार के अर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। तो ये कौन सी अर्थराइटिस? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और दूसरा कौन सा है? ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी। तो इसमें ये इस प्रकार के जो अर्थराइटिस होता है वो हमारे शरीर में जितने भी भारी वजन ढोने वाले जो हड्डी हैं, जिन पर जो है बोझ ज़्यादा रहता है, तो बोझ ज़्यादा रहने के कारण उसमें जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कार्टिलेज क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे घुटना है, हमारे घुटनों में अब फीमर के ऊपर ही सारा बोझ टिका हुआ है, और फीमर और इसके नीचे जो है जो हड्डी है वो हड्डी दोनों के बीच में जो पटेला है, पटेला में कार्टिलेज वगैरह पाया जाता है। अब ये कार्टिलेज क्या हो जाता है? धीरे धीरे ख़त्म होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ में कार्टिलेज घिसता है, ख़त्म होता है, नष्ट होता है। चलते चलते रहते हैं ना, तो कार्टिलेज नष्ट होता है। तो कार्टिलेज जब नष्ट हो जाएगा तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। तो गैप के आने के कारण जो है जो उसमें और जो साइनोवियल द्रव है, वो साइनोवियल द्रव भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? सूखने लगता है। साइनोवियल द्रव भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? सूख जाता है, और गैप हड्डियों के बीच में खत्म हो गया। कार्टिलेज सूख गया, कार्टिलेज खत्म हो गया। जैसे ये इस तरीके समझो, जैसे ये वाली हड्डी है, ठीक, और यहाँ पर एक जॉइंट है, और ये इसके इधर कार्टिलेज भरा हुआ, इधर कार्टिलेज भरा हुआ, और इसमें एक द्रव भरा हुआ है जिसको साइनोवियल द्रव कहते हैं, और एक हड्डी यहाँ से जुड़ी हुई है। और साइनोवियल द्रव क्या हो गया? सूख गया। साइनोवियल द्रव क्या हो गया? सूख गया। और कार्टिलेज भी नष्ट हो रहा है। उम्र बढ़ने के साथ में कार्टिलेज भी क्या होता है? नष्ट होता है। तो इसके नष्ट होने से क्या होता है कि ये दोनों हड्डियाँ आपस में
आकर के जुड़ जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो जुड़ेंगी तो उसमें टकराएंगी आपस में, जब हम चलेंगे तो खट खट की आवाज़ आएगी, टक्कर मारेगी। तो इस तरीके से जो है हड्डियों में रगड़ उत्पन्न होती है, हड्डियों में रगड़ उत्पन्न होती है। इसके कारण एक भयंकर पेन उत्पन्न होता है, बड़ा भयंकर दर्द होता है हमारी हड्डियों में। तो इसीलिए ये जो है इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें हड्डियों में कार्टिलेज क्या हो जाती है, सूख जाती है। जॉइंट में कार्टिलेज क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जो साइनोवियल द्रव है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो हड्डी, दोनों जॉइंट्स की हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं और रगड़ आने से दर्द होता है। तो इस प्रकार के दर्द कहाँ मिलता है, पीठ में, कमर में, ठीक है, घुटनों में। तो इस प्रकार के दर्द यहाँ होता है। और इसमें जो है सिकाई वगैरह, डॉक्टर बोलते हैं सिकाई करने के लिए, तो थेरेपी दी जाती है, सिकाई वगैरह की जाती है। और इसके अलावा जो है प्रत्यारोपण भी किया जाता है, सर्जरी की जाती है ना। सुना होगा आपने कि घुटनों का प्रत्यारोपण कर दिया, पटेला ही बदल दिया निकाल करके, ठीक है। तो ऐसे जो है सर्जरी की जाती है। तो इसमें सर्जरी होती है। तो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। कौन सा आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। और तीसरा गाउट है। तीसरा क्या है, गाउट है। हम लोग शरीर में खाते हैं तो खाने के साथ में प्यूरिन भी जाता है। हमारे शरीर में खाने के साथ क्या जाता है, प्यूरिन भी जाता है। और वो प्यूरिन जो है नष्ट होता है, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है प्यूरिन का, नष्ट होता है। तो नष्ट हो करके प्यूरिन किस में बदल जाता है, यूरिक अम्ल में, यूरिक एसिड में बदल जाता है। प्यूरिन किस में बदलता है, यूरिक एसिड में। तो हमारे शरीर में ये डेली की प्रक्रिया है। हमारे शरीर में डेली जो है प्यूरिन हम खाते हैं, प्यूरिन जा रहा है शरीर में। खाने के साथ में एक पदार्थ है प्यूरिन, और वो खाने के साथ हमारे शरीर में जाता है और उसका मेटाबॉलिज्म होता है। उसका क्या होता है, अपचय होता है। और अपचय होकर के वो किस में बदल जाता है, यूरिक एसिड में। वो यूरिक एसिड में बदल जाता है। तो ये एक निश्चित मात्रा में बदलता है। लेकिन एक उम्र बढ़ने के साथ साथ में जो है क्या होता है, हम जो है प्यूरिन को उतनी अच्छी तरीके से पचा नहीं पाते हैं शरीर में, और यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है। हमारे शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है। और यूरिक एसिड जब बनेगा, रक्त में बनता है, और ये इसके ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं। और ये दाने ही जा करके साइनोवियल जॉइंट्स, जहाँ पे साइनोवियल द्रव है, उनमें जमा होने लगते हैं। उनमें क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। अब जब रेतनुमा जो है इस तरीके से जो है क्रिस्टल्स जमा हो गए, तो जब चलेंगे तो वो रगड़ खाएगा। वो क्या होगा, रगड़ेगा। जैसे आप एक रेत ले लो और फिर कागज़ पे उस रेत को रख करके फिर अंगूठे से रगड़ो, तो कागज़ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा। ऐसे ही हमारे कार्टिलेज में जब ये भर जाता है क्या, यूरिक एसिड के जो है क्रिस्टल्स भर जाते हैं। यूरिक एसिड धीरे धीरे क्रिस्टल हो जाता है। इसका जो है ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, महीन महीन, जो हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड के साथ वो बहता है, हमारे ब्लड के साथ बहता है और जा करके जमा होता है जो है जॉइंट्स पे। जॉइंट का क्या, अब जॉइंट में जो है साइनोवियल द्रव भी सूख चुका है, और उस साइनोवियल द्रव सूख चुका, वहाँ उसको गड्ढा मिल गया है, तो गड्ढे में जा करके वहीं पर रुक जाता है, वहीं पर जा करके जमा होता रहता है धीरे धीरे। तो जमा होता रहता है। अब जब हम चलेंगे तो हड्डी में वो रगड़ खाएगा तो बहुत पेन उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं गाउट। इस प्रकार की बीमारी को कहते हैं गाउट। और जब वहाँ आसपास जब ग्रेन्यूल्स जमा हो जाएंगे तो सूजन भी आ जाता है। तो इससे दर्द होता है। और क्योंकि देखो हमारे शरीर में प्यूरिन जाएगा। लोग कहते हैं प्रोटीन वाला खाना कम कर देना चाहिए, खाने प्रोटीन के माध्यम से प्यूरिन ज़्यादा जाता है हमारे शरीर में, ठीक। तो अगर एक उम्र के साथ में अगर आप रोज़ चना चबा रहे हो घोड़े की तरीके से, और घोड़े की तरीके से दौड़ नहीं रहे हो, तो प्यूरिन ज़्यादा बनेगा, प्यूरिन का, और फिर जो है प्यूरिन का मतलब प्यूरिन जाएगा शरीर में, लेकिन उसका अपचय नहीं हो पाएगा, तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए कहा जाता है एक उम्र के साथ प्रोटीन वाले चीज़ें कम लेनी चाहिए। लेकिन मतलब आप जब बंदी कर दोगे तो शरीर को पोषकता तो चाहिए ना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए बचने के लिए क्या क्या, स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा, एल्कोहल पी रहे हो वो बंद करना पड़ेगा, सिटिंग, ज़्यादातर हम बैठ करके काम करते हैं। एक उम्र के बाद में आदमी बैठ करके काम करता है, देखा होगा आपने, जो ज़्यादातर ऑफिस में काम करते हैं कंप्यूटर वगैरह में बैठ करके, उनको गाउट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। मतलब परमानेंट नहीं, मतलब एक तरीके से जो रेगुलर सर्कुलेशन है उसमें बाधा उत्पन्न होती है बैठने से। तो जब बाधा उत्पन्न होगी तो जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड है उसका प्रवाह रेगुलर पूरे शरीर में नहीं हो पाएगा, तो गड्ढों में जा करके क्रिस्टल बन करके फिल होते रहेंगे। तो इसीलिए बताया जाता है ऐसे मरीजों को कि एक्सरसाइज ज़्यादा करें, और एक्सरसाइज साथ साथ प्राणायाम भी करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें। उसकी वजह से हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा, तो फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो ख़त्म होंगे, वो जो है डेड करेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत रोल होता है हमारे शरीर में। तो इस तरीके से जो है ये गाउट की बीमारी से हम जो है
बच सकते हैं। लेकिन हमें जो है खाना प्रोटीन युक्त खाना बंद नहीं करा। अब लोग कहते हैं गाजर बंद कर दो, पालक बंद कर दो खाना, जो है पनीर बंद कर दो खाना। अरे थोड़ा बहुत कभी कभी तो खाते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये किससे हो रहा है, अपने आदत को बदलना है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग की जगह जो है स्लीपिंग करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। एल्कोहल की, इसमें पानी पीने की ज़्यादा जो है वो कहा जाता है कि पानी बहुत मात्रा में पीना चाहिए। पानी ज़्यादा पिएंगे तो फिर जो है शरीर में उस जो गाउट बीमारी है, यूरिक एसिड है, वो जो है नहीं कम बनेगा तो है। अगर नहीं बनेगा, भाई हमारे एक व्यक्ति के अंदर लगभग 3 से लेकर के 7 मिलीग्राम तक यूरिक एसिड होता है। एक जो है 7 से अधिक हो गया यूरिक एसिड तो बीमारी गाउट बन जाती है। या महिलाओं के में 2 से लेकर के 6 के बीच में होता है, और पुरुषों के में जो है 3 से लेकर के 7 मिलीग्राम तक जो है यूरिक एसिड होता है। ये औसत है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो गाउट के रूप में बीमारी। तो ये रहना भी जरूरी है। तो इसलिए खाना पीना तो चाहिए ही, लेकिन कुछ हैबिट्स को बदलना है हमको, कुछ आदतों को। तो सिटिंग की जगह हमको एक्सरसाइज करना होगा, अल्कोहल की जगह हमें पानी अधिक मात्रा में पीना होगा। ठीक, तो ये सब कुछ जो है अपने हैबिट्स को चेंज करके इन सब बीमारियों से हम क्या पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो ये जॉइंट पेन था, जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, देहात की भाषा में गठिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गठिया। तो गठिया 3 प्रकार के हैं, रूमेटाइड गठिया, ऑस्टियो गठिया और गाउट गठिया। तो 3 प्रकार की गठिया हैं। गाउट गठिया किससे बनता है, यूरिक एसिड से, यूरिक एसिड के क्रिस्टलीकरण के कारण बनता है। और रूमेटाइड गठिया किससे बनता है, ये इम्यूनो डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज है, जो हमारे इम्यून सिस्टम स्वयं जो है हमारे हेल्दी सेल को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, और उसके कारण सूजन पैदा हो जाता है और हमारे जो है गठिया बन जाती है और शरीर में दर्द होने लगता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें कार्टिलेज खत्म हो जाता है, साइविनियल द्रव्य क्या हो जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से हड्डी, दोनों जॉइंट की हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, मिल जाती हैं, और उसकी वजह से दर्द होता है। खट खट की आवाज़ आती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आती है। जब देखना कोई बाबा चल रहे हो, खटर खटर टूनी बोल रही है, तो समझ जाना बाबा को क्या हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। ठीक, तो ये आर्थराइटिस है। अब जो है जॉइंट्स के साथ में बोन की कुछ जो है बीमारी है, उसको देख लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है हमारा बोन डिजीज। हमारी हड्डियों में भी बीमारी होती है, अस्थिक रोग कहते हैं इसको। मतलब अभी तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जो संधि थी, जो जॉइंट्स थे, उसमें किस प्रकार की 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं, गठिया जिनको कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारी जो हड्डियां हैं, इनमें भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं हमारी हड्डियों में भी। एक तो होता है ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, और दूसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस, और तीसरा होता है पैगेट्स। ठीक, देखो इनके नाम ही आप याद रखोगे, परीक्षा में आ जाएगा। पैगेट रोग किससे संबंधित है, हड्डी रोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, हड्डी रोग, अस्थि रोग से संबंधित। भाई इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, खाली इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। लेकिन इसको इसलिए बता देते हैं कि हमारा शरीर है, फंक्शन है, जानना जरूरी है। तो बाकी परीक्षा में तो तुम्हारा बस खाली इसका नाम ही आएगा कि रिकेट किससे संबंधित है, किस कमी से होता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं भाई, रिकेट्स बीमारी पीसीएस की परीक्षा में पूछ लेता है, लेकिन यहाँ हम लोग गहराई से पढ़ रहे हैं। तो ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, हड्डी। इसीलिए हड्डी के विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डी के विज्ञान को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। कोशिका के विज्ञान को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के विज्ञान को साइटोलॉजी। तो हड्डी के विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। तो ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स दोनों एक जैसी बीमारी हैं। जब बच्चों में होती है वो बीमारी तो उसको रिकेट्स कहते हैं, बड़ों में होती है तो कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। शरीर में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम है, जो फास्फोरस है, इसका अवशोषण नहीं हो पाता है। विटामिन डी ही हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो फिर फास्फोरस और कैल्शियम का अवशोषण कम हो पाता है, जिससे हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। हमारी हड्डियां, भाई हमारी हड्डियों में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, और कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी, तो हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमज़ोर। और जब हड्डी कमज़ोर हो जाएगी तो कहीं से मुड़ जाएगी। देखा होगा बच्चों में, कुछ बच्चे जो है टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियाँ उनकी टेढ़ी हो जाती है, हाथ की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएंगी। तो ऐसी बीमारी को बच्चों में क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। और अगर किसी बड़े व्यक्ति में हो गया तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो इसमें कमज़ोर हड्डियां हो जाती हैं और ये टेढ़ी हो जाती हैं, टूटने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। भाई हड्डी कमज़ोर है तो गिरोगे जल्दी टूट जाएगी हड्डी। तो इसलिए इस प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए हमको विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहते हैं डॉक्टर क्या कि धूप में
धूप स्नान करना चाहिए। ठंडियों में धूप में ज़्यादा समय तक व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि विटामिन डी हमारे शरीर को मिल सके। और विटामिन डी आएगी तो जब कैल्शियम हम शरीर मतलब जाएगा दूध के माध्यम से, टेबलेट्स के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, तो ये जाएगा तो विटामिन डी उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके हमारी हड्डियों को भेजता है, उन सारी चीज़ों को हड्डियों में भेजता है। तो जब एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो हड्डियों में जाएंगे नहीं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए विटामिन डी को बढ़ाने की बात की जाती है। कैल्शियम के टेबलेट्स देते हैं डॉक्टर्स इस तरह की बीमारी के। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, रिकेट्स किस कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है, ए बी सी डी कौन से विटामिन से होती है? तो डी विटामिन की कमी से होती है रिकेट या ऑस्टियोमलेशिया। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। पोर का मतलब क्या होता है? छिद्र। पोर का मतलब क्या होता है? छिद्र। पोर का मतलब होता है छेद, पोर कहते हैं ना। और छेद किस में हो जाए? हड्डियों में हो जाए। छेद किस में हो जाए? हड्डियों में हो जाए तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। अब हमारे शरीर में जो है बोन मिनरल जो है डेंसिटी पाई जाती है, बीएमडी बोलते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं इसको, जो है हमारे शरीर, इसको बीएमडी के माध्यम से नापा जाता है। ये बीएमडी एक क्या है? हड्डियों में जो है मिनरल को मापने का क्या है? एक पैमाना है, एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं बीएमडी। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है, बीएमडी किसका माप है? हड्डियों में मिनरल्स का माप करने का एक पैमाना है। हड्डियों में खनिज तत्व के मापने का पैमाना क्या कहलाता है? बीएमडी मापक। तो बोन मिनरल जो है डेंसिटी यानी घनत्व कितना है हमारे हड्डियों में, जो खनिज तत्व हैं उनका घनत्व कितना है? कम होगा तो फिर हमारी हड्डियाँ क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी। अगर अच्छा होगा, कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो हड्डियाँ मजबूत होंगी। और जब जो बीएमडी कम बताता है, जब हम बीएमडी चेक करते हैं शरीर में, डॉक्टर चेक करवाता है, जब हड्डियों की डॉक्टर के पास जाते हैं और देखता है कि हड्डी की बीमारी है इनके अंदर, तो फिर डॉक्टर क्या लिखता है कि बीएमडी चेकअप कराओ। तो बीएमडी चेकअप में अगर कम निकलता है तो फिर वो जो है उसको भरने के लिए यानी मिनरल्स की कमी की पूरा करने के लिए दवा लिख देता है। तो हड्डियाँ जो है उसमें पोर्स बड़े हो जाते हैं। जब मिनरल्स कम होगा तो छिद्र बढ़ जाएंगे हड्डियों में छिद्र बड़े हो जाएंगे, और छिद्र बड़े हो जाएंगे तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी। हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो टूटेंगी यहाँ पर। और 30 साल की उम्र तक हमारी हड्डियों में जो है मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। जो घनत्व है मिनरल्स का वो 30 साल की उम्र तक ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए 30 साल की उम्र तक हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। उसके बाद की उम्र में क्या होता है? हड्डियाँ टूटती हैं तो जुड़ने में टाइम लगता है। इसलिए बच्चों की उंगली टूट जाती है तो प्लास्टर बांधो ना, अपने आप ही ठीक हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन हम लोगों की टूटेंगी तो 1 महीना तक रेस्ट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर खनिज की धीरे धीरे कमी होने लगती है। और इसके अलावा महिलाओं में बीमारी ज़्यादा होती है। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी ज़्यादा होती है। कारण क्या है कि महिलाओं में जो है मेनोपॉज हो जाता है एक उम्र के बाद में, जो मासिक धर्म है वो बंद हो जाता है। तो उसके कारण जो है शरीर में क्या होता है, जो है इस तरीके से मिनरल्स की कमी होने लगती है। मिनरल्स की कमी होने के कारण हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो ये बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी महिलाओं में ज़्यादा होती है। और 30 वर्ष की उम्र के बाद में जो है मिनरल्स की कमी के कारण हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होने लगती हैं। और तीसरी है पैगेट्स बीमारी। कौन सी बीमारी? पैगेट्स। ये भी जो है हड्डी से संबंधित बीमारी है। हमारे शरीर में नई हड्डियाँ बनती रहती हैं, लेकिन एक उम्र बढ़ने के साथ में नई हड्डियों का बनना कम हो जाता है। पुरानी हड्डियाँ रिप्लेस नहीं हो पाती हैं। तो पुरानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होकर के वो भंगुर होने लगती है। जैसे एक लोहा है, जंग लग जाता है तो उसमें भंगुर लग जाता है। लोहा जो है खुले में पड़ा रहता है तो ऑक्सीकरण के कारण उसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। फिर उसको पटको तो जो है पूरा लोहा टूट जाता है, निकल जाता है। ऐसे हमारी हड्डियाँ भी जो है पैगेट्स बीमारी में क्या होती हैं? भंगुरता आ जाती है उसमें। जो है जब ऐसे भंगुर हड्डी क्या होगी, जब उसको आप पटकोगे तो टूट जाएगा इस तरीके से। तो ऐसी पैगेट्स बीमारी में ये होता है कि पुरानी हड्डी कमज़ोर हो जाती है और उस नई हड्डी नहीं बन पाती है, तो उसमें जो है भंगुरता आ जाती है। जो भंगुरता के कारण फिर वो हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस ऐसी बीमारी को पैगेट्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार की प्रमुख रूप से हमारी बोन्स की बीमारी है, बोन डिजीज है, हड्डियों में बीमारी है। तो गठिया बीमारी हमने देखी और हड्डियों की बीमारी देखी। तो इस तरीके से पूरा हमारा चैप्टर जो है हड्डी से संबंधित जो स्केलेटन था, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम था, ये पूरा आज खत्म हो जाता है। ठीक है, उसमें हमने जो है एपेंडिकुलर्स और एक्सियल हड्डियों का पूरा ढांचा देखा और उसके बाद में उससे संबंधित बीमारियों को देखा। ठीक, और बीमारी किन की वजह से हो रही, किस चीज़ की कमी की वजह से हो रही। अब इस हड्डियों की बीमारी के लिए हमको 2 ही चीज़ डॉक्टर रिफ़र करते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम और फास्फोरस के गोलियाँ।
तो ये उससे संबंधित है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? हड्डी की बीमारी, हड्डी रोग हो जाता है, हड्डी से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो ये गहराई में जाकर के पैगेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स, यहाँ से प्रश्न आते हैं ऊपर ऊपर। ठीक।